हेलो दोस्तों, आप और हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, पिछले जो वीडियो में हमने आपसे बातचीत की तो समायोजन स्थापित करने के जो उपाय पढ़ रहे थे उनमें हमने प्रत्यक्ष उपाय पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं और प्रत्यक्ष उपायों में हमने 6 तरह के प्रत्यक्ष उपायों को उसमें पढ़ा। जैसे मैं फिर थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, प्रत्यक्ष उपायों के अंतर्गत हमें किसको समायोजन स्थापित करने के प्रत्यक्ष उपाय किनको माना था? तो वो साथियों माना था जो ऐसे उपाय, ऐसे टेक्निक्स जिनको हम सोच समझकर अपनाते हैं। अपना समायोजन स्थापित करना है हमें, तो सोच समझकर जब हम समायोजन स्थापित करते हैं, अर्थात जिसमें चेतन मन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वैसे सारी मेथड को हम प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियां कहते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियां। अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियां वो हैं जब व्यक्ति अपना समायोजन स्थापित करता है या कुछ समायोजन को दूर करता है तो वो कैसे टेक्निक्स को अपनाता है, ऐसी टेक्निक्स को अपनाता है, ऐसे तरीकों को अपनाता है, ऐसे उपायों को अपनाता है कि सोच समझ कर नहीं अपनाता। अर्थात व्यक्ति चेतन अवस्था में रहकर उन उपायों को नहीं अपना रहा होता है, तो ऐसे उपायों को हम अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियां कहते हैं। यानी हम ये कहें अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियों का संबंध कौन से माइंड से है? अचेतन माइंड से है, अनकॉन्शियस माइंड से है। तो ध्यान रखना साथियों कि अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियों में किसकी भूमिका होती है? अचेतन मन की होती है। अचेतन मन के द्वारा जो समायोजन स्थापित किया जाता है तो ऐसी तकनीकों को या उपायों को हम क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष उपाय या रक्षात्मक युक्तियां। तो साथियों, आप तो केवल यहां पर यह समझें कि प्रत्यक्ष उपायों में हम जो प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियां अपना रहे होते हैं तो उसमें हमारा कौन सा माइंड काम करता है? कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन। और जब अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियों को अपना रहे होते हैं तो कौन सा माइंड काम करता है? अचेतन मन। अर्थात ऐसे उपाय, ऐसे तरीके जिनको हम सोच समझकर नहीं अपनाते हैं लेकिन फिर भी उन तरीकों से हम अपना समायोजन स्थापित करते हैं, तो ऐसे तरीकों को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियां। अब देखिए, इनमें अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियों में साथियों 17 से 18 हैं। आज की वीडियो में हम 10 अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियों की बात करेंगे। कल अगले वीडियो में हम इन 10 के अतिरिक्त जो 7 और हैं उनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो पहले लेके आ रहे हैं दमन। दमन क्या है? जिसको इंग्लिश में कहा गया रिप्रेशन। तो ये दमन क्या है साथियों? हमारे जीवन में ऐसे अनुभव हैं जो हमारे लिए, जिनको हम याद नहीं करना चाहते। अर्थात जैसे वो याद आते हैं तो हमें दुख होता है, हमें पीड़ा होती है, हमारी कहीं मान लीजिए बेइज्जती हुई है। अब उस बेइज्जती को, उस अपमान को हमेशा याद रखेंगे तो नॉर्मल नहीं रह पाएंगे, हम अबनॉर्मल से रहेंगे। हमारे व्यवहार में एक खीज रहेगी, एक चिड़चिड़ापन रहेगा। तो उस अपमान की घटना को हम क्या करते हैं? धीरे धीरे भूल जाते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई हमारे जीवन में दुखद घटना घट गई है तो समय के साथ साथ वह दुखद घटना को भी हम भूल जाते हैं। तो मनोवैज्ञानिक भाषा में इस भूलने को ही दमन कहा जाता है। ध्यान रखना, इसमें हम जानबूझकर नहीं भूलते, समय अपने आप भुला देता है। मान लीजिए अपने परिवार में किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो हम 10, 15, 20 दिन बहुत ज़्यादा रोते हैं, फिर थोड़ा और समय होता है कम रोना कर देते हैं, और फिर कई साल हो जाती हैं तो हम बिल्कुल रोना बंद कर देते हैं। अर्थात वो हमारे
मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, कॉन्शियस माइंड से कहां चली गई है, अनकॉन्शियस माइंड में चली गई है। चेतन मन से वो बात कहां चली गई है, अचेतन मन में चली गई है। तो आप तो यही कह सकते हो, जो इच्छा डिजायर या आवश्यकता हम पूरी नहीं कर पाए, कोई हमारी ऐसी इच्छा है जिसको हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, हमारी कोई ऐसी आवश्यकता है जिसको हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उसका कोई भी कारण हो सकता है समाज की मर्यादाएं, खासतौर से जो सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं, काम इच्छाएं होती हैं, व्यक्ति उनको स्वच्छंद रूप से पूरा नहीं कर सकता है, समाज की बहुत से रेस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लागू होते हैं, बहुत सी मर्यादाएं लागू होती हैं, तो उन मर्यादाओं का पालन करने के लिए वो अपनी इन इच्छाओं को क्या कर देता है, रिप्रेशन कर देता है, दमन कर देता है, इन इच्छाओं को भूल जाता है। समय के अनुसार, ध्यान रखना, जानबूझकर व्यक्ति इसमें भूलने का प्रयास नहीं करता है, समय के अनुसार व्यक्ति धीरे धीरे उस चीज को भूल जाता है और वह उसके चेतन माइंड से कहां चली जाती है, अचेतन मन में चली जाती है। इसको ही साथियों कहा जाता है दमन करना। दमन, जैसे ही हम अपनी इच्छा को भूल जाते हैं, अपनी आवश्यकता को भूल जाते हैं, तो हमारा व्यवहार क्या हो जाता है साथियों, नॉर्मल हो जाता है। तो ये भी हमारे समायोजन स्थापित करने का उपाय है। लेकिन दमन किस प्रकार का उपाय है, अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मैकेनिज्म है ये। अब देखिए दूसरा है साथी समन, जिसको हमने कहा है सप्रेशन, समन। समन में क्या है, आप ये ध्यान रखें कि समन का संबंध चेतन से है, चेतन मन से। लेकिन यहां व्यक्ति भूल रहा है, देखिए दमन में क्या था, व्यक्ति भूल रहा है, लेकिन अपने आप अर्थात उसे भूलने का प्रयास नहीं कर रहा है, भूलने की कोशिश नहीं कर रहा है। दमन में समय के अनुसार अपने आप व्यक्ति उसको भूल जाएगा। लेकिन समन में क्या होता है, यहां व्यक्ति कोशिश करता है, क्या कोशिश करता है, भूलने की। वो चाहता है कि इस बात को मैं भूल जाऊं, अपनी चेतना से उसे हटाने की कोशिश करता है, उस पर से ध्यान हटाने की कोशिश करता है। जैसे आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा, मान लीजिए कोई महिला है, सुबह सुबह दूध लेती है, क्या लेती है, दूध बेचने वाले से दूध लेती है, और किसी मोल भाव के ऊपर दूध वाले से उसका झगड़ा हो जाते हैं, दूध देने वाला दूध देकर चला भी गया है, महिला कोई भी कार्य कर रही है और कार्य करते करते बड़बड़ाती है, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, तो वह अपने आप को समझाने के लिए बोलती है, चल हट, मैं अपना दिमाग क्यों खराब कर रही हूं, कल से उसके पास से दूध नहीं लूंगी। तो यहां पर उस जो सुबह दूध वाले के साथ झगड़ा हुआ है, उस झगड़े की बात को अपने माइंड से हटाने की कोशिश कर रही है, यहां प्रयास किया जाता है साथियों। तो जब व्यक्ति प्रयास करता है उस दुखद घटना को, उस पीड़ादायक घटना को, या उस अपमान वाली घटना को जिसको वो याद नहीं रखना चाहता है, अर्थात अपनी चेतना से उसे हटाना चाहता है, ऐसी कोशिश करता है, तो उसे समन कहा जाता है, इंग्लिश में सप्रेशन कहा जाता है साथियों। और जब व्यक्ति अपने आप भूल जाता है, यानी जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, व्यक्ति की चेतना से वह चीज चली जाएगी अचेतन में, तो उसे साथियों दमन कहा जाता है। यही अंतर इस समन में और दमन में। अब आता है साथियों प्रक्षेपण, जिसको इंग्लिश में प्रोजेक्शन कहते हैं। प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण का अर्थ होता है आरोप करना, आरोप लगाना, आरोपित करना, यानी दूसरे पर डालना, इसमें क्या होता है साथियों, हम किसी काम को नहीं कर पाते, कोई व्यक्ति है किसी काम को सही ढंग से नहीं कर पा रहा है, अर्थात वह उस काम को करने में नाकामयाब हो गया, असफल हो गया है।
तो फेल होने का जिम्मेदारी खुद नहीं लेता है, बल्कि ये मानता है कि मेरी इसमें कोई कमी नहीं है, मैं तो इसकी वजह से फेल हो गया। इन्हें असफलता का दोष है ना, वो किसी और के ऊपर लगा देता है, दोषारोपण करता है। यहां पर क्या करता है? दोषारोपण करता है, दोषारोपण, दूसरे पर दोष लगा देता है। किसका? दूसरे पर दोष लगा देता है। दूसरे पर दोष किस चीज का? असफलता का। फेल क्यों हो गया, असफल क्यों हो गया? वो कहता है इसकी वजह से फेल हो गया, किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से या किसी वस्तु की वजह से या किसी और वजह से। यानी वो आरोप किसके ऊपर लगा रहा है? किसी सेकंड पर्सन के ऊपर आरोप लगा रहा है, किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है कि इसकी वजह से फेल हो गया, बाकी में फेल नहीं होता। इन्हें दोष आरोपित कर देता है, दोष दूसरे के ऊपर मंड देता है, दोष दूसरे के ऊपर लगा देता है, आरोप लगाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए एक लोकोक्ति है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसको इस प्रकार से समझे आप कि कोई लड़की है, उसको उसकी सहेलियां बोली अरे नाच के दिखा, और वो नाचने लगती है और वो अच्छे से नहीं नाच पाती है, अर्थात उसे नाचना नहीं आता है। जब उसकी सहेलियां उसकी मजाक उड़ाती है तो कहती मैं नाच तो बहुत अच्छा देती, पर ये आंगन है ना, जिस आंगन में वो नाच रही वो टेढ़ा है, यानी मेरे में कमी नहीं है, इस आंगन में कमी है, ये आंगन टेढ़ा है इसलिए मैं नहीं नाच पा रही हूं। अर्थात अपनी असफलता का दोष किसके ऊपर लगा दिया? उस आंगन के ऊपर लगा दिया। जैसे साथियों इसमें और एग्जांपल दे सकते हैं। कोई स्टूडेंट है, परीक्षा में फेल हो गया और फिर कहता है कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, मेरे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी, टीचर ने मुझे नंबर नहीं दिए, टीचर ने मुझे परीक्षा हॉल में डिस्टर्ब किया। यानी वो आरोप किसके ऊपर लगा रहा है? टीचर के ऊपर या विद्यालय के ऊपर लगा रहा है, शिक्षक के ऊपर आरोप लगा रहा है कि शिक्षक की वजह से मैं फेल हो गया। अगर शिक्षक मुझे डिस्टर्ब नहीं करता, शिक्षक अगर मुझे सही ढंग से पढ़ाता तो मैं भी पास हो जाता। आरोपित करना साथियों, ऐसा यहां आपको यह समझना है कि वह उस लक्ष्य में दोष नहीं निकाल रहा है, पास तो वो भी होना चाहता है। यानी वो स्टूडेंट क्या चाहता था? पास होना चाहता था। फेल होने के बाद में ये नहीं कह रहा कि 10वीं खराब थी, क्या करता 10वीं पास करके, ऐसा नहीं कह रहा। वो कह रहा यार 10वीं तो मैं भी पास करना चाहता था और मैं पास हो भी जाता, पर उस टीचर की वजह से, उस शिक्षक की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि उसने सही ढंग से नहीं पढ़ाया। तो इसे कहा जाता है साथियों प्रक्षेपण, दूसरे के ऊपर आरोप लगाना। ऐसा करके व्यक्ति सामान्य हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है और खुश हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है कि मैं दोषी नहीं हूं, दोषी कोई और है। इसी प्रकार से साथियों आगे बढ़ते हैं और फिर आता है साथियों आपका प्रतिगमन। प्रतिगमन का अर्थ है साथियों टू रिटर्न। प्रतिगमन यानी पीछे की ओर लौटना, पीछे की ओर लौटना, पीछे की ओर लौटना। पीछे की ओर लौटने से तात्पर्य क्या है? एक प्रौढ़ व्यक्ति है, एक अडल्ट व्यक्ति है, वह छोटी मोटी बात होने पर बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह रोने लग जाता है, सर पटकने लग जाता है, पैर पटकने लग जाता है, हकलाने लग जाता है, तुतलाने लग जाता है, यानी बच्चों जैसा व्यवहार करने लग जाता है। अब व्यक्ति की वास्तविक उम्र क्या है? वो प्रौढ़ है, यानी 20, 25, 30 साल का है, प्रौढ़ व्यक्ति है, लेकिन वो व्यवहार कैसा कर रहा है? बच्चे जैसा। अर्थात जो उसकी उम्र बीत चुकी है वैसा व्यवहार कर रहा है। तो वह 25 वर्ष की उम्र जैसा व्यवहार नहीं करने की बजाय वो पीछे की ओर चला गया, पीछे की उम्र की ओर, 5, 6 साल, 10 साल के बच्चे जैसा व्यवहार करने लग गया है। तो इसे कहा जाता है साथियों प्रतिगमन, पीछे की ओर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहें, एक 8 वर्षीय बालक
एक 8 साल का बालक अपने छोटे भाई इन्हें 9 महीने के भाई की तरह घुटनों के बल चलने लग जाता है। देखो, हम 8 साल के बच्चे से उम्मीद नहीं कर सकते कि घुटनों के बल चले। घुटनों के बल कितने उम्र का बच्चा चलता है? 8, 9, 10 महीने का, 7, 8, 9, 10 महीने का चलता है। अब 8 साल का बच्चा अगर घुटनों के बल चल रहा है तो वो कैसा व्यवहार कर रहा है? वह 8 महीने के या 9 महीने के बच्चे के समान व्यवहार कर रहा है, अर्थात वो पीछे की ओर लौट रहा है। इसी प्रकार से साथियों आता है शोधन, जिसको हम कहेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ये शोधन क्या है? शोधन को हम कई रूपों में कहते हैं साथियों, कहीं शुद्धिकरण भी मिल जाएगा। शोधन, शुद्धिकरण, उदात्तीकरण, उदात यानी ठीक, उदात्तीकरण, शोधन, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, इस प्रकार से आपके कई नाम मिल जाएंगे। तो शोधन क्या है साथियों? समाज में 2 प्रकार के व्यवहार होते हैं साथियों, कुछ तो मान्य व्यवहार और कुछ अमान्य व्यवहार। अमान्य व्यवहार अर्थात ऐसे व्यवहार जिसे समाज स्वीकार नहीं करता है, ऐसे व्यवहार जिनको समाज स्वीकार करता है। अगर हमारी कुछ ऐसी इच्छाएं हैं, ऐसी डिजायर हैं जिनको समाज स्वीकार नहीं करता है, तो व्यक्ति क्या करता है? इन इच्छाओं के स्थान पर ऐसी इच्छाएं उत्पन्न कर लेता है, ऐसी इच्छाएं उत्पन्न कर लेता है जिनको समाज स्वीकार करता है। अर्थात हमारी कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जिनको अगर हम पूरा करते हैं तो हमें अपयश मिलेगा, बदनामी होगी, तो व्यक्ति उन इच्छाओं को तो छोड़ देता है और कुछ ऐसी इच्छाएं उत्पन्न करता है जिनको पूरा करने पर समाज उसकी प्रशंसा करता है। तो अपनी इच्छाओं में ये क्या कर रहा है? सुधार कर रहा है। अपनी इच्छाओं में ये सुधार कर लेता है, संशोधन कर लेता है, इसलिए ऐसे को कहा जाता है शोधन। यानी समाज के द्वारा व्यक्ति जब अमान्य व्यवहार को मान्य व्यवहार में बदल लेता है, या कुछ अपनी ऐसी पसंद को जो समाज स्वीकार नहीं करता है, उस पसंद के स्थान पर वह किसी दूसरी पसंद का चयन कर लेता है जिसे समाज स्वीकार करता है। जैसे इससे संबंधित ये कहा जाएगा साथियों, आपने तुलसीदास जी का किस्सा सुना होगा कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम में इतने अनुरक्त थे, यानी इतने ज्यादा कामुक थे कि उनकी पत्नी उनके गांव में चली जाती है, पीहर में चली जाती है, तो रात को तुलसीदास जी अपने ससुराल चले जाते हैं और पीछे के रास्ते से वो छत पर चढ़ते हैं। कहा जाता है कि लंबा अजगर सांप लटका रहता है और उसको रस्सी समझकर ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर उनकी पत्नी कहती है, आप ऊपर छत पर कैसे आए? तो बोला कि आपने ही तो एक रस्सी लटका रखी है छत से नीचे की ओर। तो उनकी पत्नी जाके देखती है तो वो अजगर है, सांप है। तब वो उनकी पत्नी उनको लताड़ लगाती है कि अगर आप मेरे से जितना प्रेम करते हो, अगर इतना प्रेम आप ईश्वर से करते, भगवान से करते, तो आपका जीवन सफल हो जाता। तो आगे चलकर तुलसीदास जी संन्यास ले लेते हैं और जो उनका पत्नी के प्रति प्रेम था वह काव्य यानी काव्य रचना के प्रति उत्पन्न हो जाता है। तो उनकी, इसको हम क्या मानेंगे? उन्होंने अपनी इच्छा में क्या कर लिया? सुधार कर लिया, सब्लिमेशन कर लिया। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई व्यक्ति है कि बहुत अधिक कामुक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो वह क्या कर सकता है कि नॉवल लिखने लग जाए, इसी पर वो कविताएं लिखने लग जाए, या वह पर्यावरण प्रेमी बन जाए, पेड़ लगाने लग जाए। तो अपने उस इच्छा को, जो वासना की इच्छा थी, जो कामुक प्रवृत्ति थी, जिसको समाज स्वीकार नहीं कर रहा था,
वो अमान्य व्यवहार था, उस व्यवहार को किस में बदल लिया, मान्य व्यवहार में। तो वो साथियों शोधन में आ जाएगा, उदात्तीकरण में आ जाएगा, शुद्धिकरण में आ जाएगा। इसी प्रकार से साथियों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है साथियों प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिक्रिया निर्माण को कहा जाता है विपरीत रचना। विपरीत रचना, इंग्लिश शब्द इसके लिए रिएक्शन फॉर्मेशन। ये प्रतिक्रिया निर्माण क्या है? तो भाई एक तो व्यक्ति की आंतरिक इच्छा होती है, अंदर के मन में क्या है, मन में तो कुछ और हो और ठीक उसके उल्टा व्यक्ति व्यवहार करे, तो इसे ही कहा जाता है विपरीत रचना या प्रतिक्रिया निर्माण। जब व्यक्ति अपनी आंतरिक इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करता है, ठीक विपरीत व्यवहार करता है। जैसे मन में आप मेरे घर पे आए, मेरी इच्छा तो है कि इसको धक्के मार के भगा दूं, लेकिन अपने चेहरे पर आप मेरे इतने क्लोज रिश्तेदार हो तो मैं आपको भगा भी नहीं सकता। मन में है इसको भगा दूं, धक्के मार के भगा दूं, लेकिन जैसे गेट खोलूंगा, हाँ 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 जी आओ 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 आओ, बहुत दिनों बाद में आए। इच्छा क्या है, भगा दूं। व्यवहार क्या कर रहा है, आ जाओ जी आओ बैठो जाओ। यानी अपनी इच्छा के ठीक विपरीत व्यवहार करना। इसमें देखिए साथियों, इस प्रकार देखें, कोई व्यक्ति बहुत अधिक भ्रष्टाचारी है, उसकी भी इच्छा है मैं भ्रष्टाचार करूं, और यानी मैं रिश्वत लेता है और रिश्वत लेने की उसकी इच्छा है, लेकिन कई बार हम देखते हैं ऐसे ही अधिकारी भ्रष्टाचार के विरुद्ध बहुत अच्छा भाषण देते हैं। उनका आचरण कैसा है, उनकी आंतरिक इच्छा के विरुद्ध। आंतरिक इच्छा है मलाई मार ले, रिश्वत ले ले, और भाषण क्या दे रहा है, भ्रष्टाचार देश के लिए दीमक होता है। इसी प्रकार से आप इस प्रकार देखिए, एक बार सीटेट में क्वेश्चन लिया, एक लड़की जिसका यह मानना है कि सौतेले बच्चे उस माता पिता से प्यार नहीं कर सकते हैं, संयोग से उस लड़की की शादी एक ऐसे पुरुष से हो जाती है जिसके पहले से ही बच्चे हैं। अब वह उन बच्चों का बहुत अधिक ख्याल रखती है। उसकी आंतरिक इच्छा तो क्या है, ये बच्चे मेरे नहीं है, ये मुझे प्यार नहीं कर सकते, मैं इनको प्यार नहीं करूंगी, लेकिन लोक मर्यादा या लोग समाज को दिखाने के लिए वह उन बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करती है, उनका बहुत ज्यादा देखभाल करती है। इसको यूं समझिए साथियों, इससे संबंधित लोकोक्ति आती है, वो आती है बगुला भगत बनना। बगुला भगत, बगुला भगत, भगत यानी संत। संत जो होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है, बिल्कुल स्थिर, शांत चित्त होता है, चंचल स्वभाव का नहीं होता है। इसी प्रकार से पानी के अंदर बगुला भी है, इस प्रकार शांत खड़ा रहता है, लेकिन मन में क्या चलता रहता है, उसके मन में चलता है मछली आएगी और मछली को मैं खा जाऊंगा, मछली आएगी और मछली को मैं खा जाऊंगा। तो व्यवहार तो वो कैसा दिखा रहा है, एक संत जैसा, एक भगत जी जैसा, लेकिन उसके मन में इच्छा क्या है, इच्छा है बिल्कुल मछली आ जाए उसको खा जाऊं। तो इच्छा के विपरीत वो व्यवहार करके दिखा रहा है, इसलिए इसे बगुला भगत बनना भी कहा जाता है। अगर आ जाए, बगुला भगत का संबंध किस अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति से है, प्रतिक्रिया निर्माण से, रिएक्शन फॉर्मेशन से। इसी प्रकार से साथियों इसको एक यूं रखेंगे, मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में राम बगल में छुरी। छुरी यानी बेटा जो बड़ा चाकू होता है उसको छुरी बोलते हैं। मुंह में राम यानी और बगल में छुरी, व्यवहार तो क्या कर रहा है, राम 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 राम, एक संत जैसा व्यवहार कर रहा है, एक अच्छे व्यक्ति जैसा व्यवहार कर रहा है, राम के नाम का उच्चारण कर रहा है, और बगल में क्या ले रखी है, छुरी, कि इसकी इच्छा तो क्या है, इसको मार दूं,
इच्छा तो क्या है, मार दूं, और एक अच्छे आदमी जैसा वो आचरण कर रहा है, इच्छा के विपरीत व्यवहार कर रहा है, अपनी आंतरिक इच्छा के विपरीत व्यवहार कर रहा है, उसे कहा जाता है साथियों प्रतिक्रिया निर्माण। उम्मीद करता हूं यह आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं साथियों, नेक्स्ट है आपका वास्तविकता को अस्वीकरण, यानी डेनियल ऑफ रियलिटी, वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना। अब वास्तविकता क्या होती है, बड़ी कड़वी होती है। अब वास्तविकता इतनी कड़वी होती है कि इसलिए व्यक्ति वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कहें, किसी का परिवार का व्यक्ति है और वह मान लीजिए हॉस्पिटल में एडमिट है और अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, और डॉक्टर भी कह चुके हैं कि ये 1-2 दिन में मरने वाला है, फिर भी उसके रिलेटिव उसके पास मिलने जाते हैं, तो उसके परिवारजनों क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, अभी भी ठीक हो जाएंगे, अभी भी ठीक हो जाएंगे। कोई भी ये नहीं कहता है अरे भाई ये तो कल मर जाएगा, ऐसा कोई नहीं कहता है। तो क्या कहेंगे, अरे भाई ठीक हो जाएंगे। इन्हें वास्तविकता को स्वीकार करने में दिक्कत होती है, और उस वास्तविकता को स्वीकार न करने पे हम नॉर्मल रहते हैं। अगर उस वास्तविकता को स्वीकार कर ले तो हमारा व्यवहार अब नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि उस वास्तविकता को, उस सच्चाई को स्वीकार करें। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल पे तौर पर हूं, इसके लिए कहा जाता है कि एक लोको उदाहरण है कि बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है साथियों, और यूं ही पूछा जाता है, बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता है, इसका किस रक्षात्मक युक्ति से इसका संबंध है, वास्तविकता को अस्वीकार करना। जैसे कबूतर के लिए बिल्ली क्या है, संकट है, भाई उसको खा जाएगी, संकट है। अब कबूतर के सामने क्या आ गया है, संकट आ गया, मौत आ गई है, तो कबूतर क्या कर लेता है, अपने आप को खुश करने के लिए आंखें बंद कर लेता है। तो आप ही बताओ कि आंखें बंद करने से क्या बिल्ली चली गई, क्या संकट टल गया, क्या मौत टल गई, नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए वो यूं संतुष्ट हो जाता है, अब बिल्ली चली गई, क्योंकि आंखें खुली रखे तो उस संकट का उसे सामना करना, उस सच्चाई का उसे सामना करना पड़े, और सच्चाई का मैंने कहा कि उस सच्चाई को स्वीकार व्यक्ति नहीं करना चाहता है। संकट सामने ही है, लेकिन उस संकट का सामना नहीं करना चाहता है, उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता है, और सच्चाई को स्वीकार न करके वो अपने आप को कुछ समय के लिए संतुष्ट कर लेता है। इस रक्षात्मक युक्ति को कहा जाता है वास्तविकता का अस्वीकरण। एक साथियों रेगिस्तानी पक्षी होता है, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं है, एक लंबी चोंच होती है, लंबी गर्दन होती है, बहुत तेज जब उसकी अंधकार चलता है, रेत उड़ती है, तब वह क्या करता है, अपनी लंबी चोंच और गर्दन को रेत के अंदर दे देता है, और क्या सोचता है, अब अंधकार चला गया है। तो उस वास्तविकता को क्या नहीं कर रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से हम देखेंगे साथियों, एक शरारती बच्चा है और उसकी मां को पता है तेरा बच्चा शरारत करता है, लेकिन उसकी घर पे कोई उसके लिए शिकायत लेकर आता है उसके बच्चे की, तब ये कहेगी नहीं नहीं नहीं, तूने ढंग से नहीं देखा, मेरा बेटा ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वास्तविकता को स्वीकार करने में उसे क्या होगी, परेशानी होगी, इसलिए उस वास्तविकता को स्वीकार ही नहीं करती। तो इसे कहा जाता है वास्तविकता को अस्वीकरण साथियों। अगला है, नेक्स्ट है तादात्मीकरण, जिसको आपको हिंदी में आत्मीकरण भी मिल जाएगा, संबंध स्थापित करना भी मिल जाएगा। आत्मीकरण, तादात्मीकरण, यानी आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन, यानी और सरल शब्दों में कह सकते हैं साथियों पहचान। पहचान से तात्पर्य क्या है कि आप अपनी पहचान किस रूप में रखते हो। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी सफल व्यक्ति से अपना रिलेशन स्थापित करता है। जैसे अब एक यादव जाति है, अगर उससे बात करोगे
तो मेरी वही भगवान श्री कृष्ण से अपनी उत्पत्ति का संबंध स्थापित कर लेती। मैं भी उसी जाति से हूँ, मैं भी अक्सर इस प्रकार के डींग मारता हूँ, हम उस वंश से हैं जो भगवान कृष्ण हुए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्यक्ति क्या कर रहा है, अपना रिलेशन किससे स्थापित कर रहा है, जो जिसको बहुत लोग जानते हैं या जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जो बहुत अच्छे पद पर बैठा हुआ है। अक्सर लोग इसी प्रकार से कहेंगे, अगर उसके गांव का कोई व्यक्ति बड़ा ऑफिसर है और कोई उससे पूछे आप उस गांव के हो, उसको जानते हो, जो चाहे उसका पड़ोसी ही ना हो, फिर भी क्या कहे, नहीं नहीं मेरा भाई है, मेरा भाई है। व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी पहचान, अपना संबंध किससे स्थापित कर रहा है, सफल व्यक्ति से स्थापित कर रहा है, प्रसिद्ध व्यक्ति से स्थापित कर रहा है। और ऐसा करके क्या कर रहा है, संतुष्ट हो रहा है, ऐसा करके समायोजित हो रहा है, ऐसा करके वो सोचता है कि अब लोग मुझे बड़ा आदमी समझेंगे, मुझे बड़ा वंश का व्यक्ति समझेंगे। और अक्सर हम देखते हैं, इसको हम नकल से भी, कॉपी से भी जोड़ लेंगे। जैसे कि एक बार एक मूवी आई, मैं कहता हूं इन बॉलीवुड वालों को तो बिल्कुल पसंद भी मत किया करो, बदमाश लोग होते हैं, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं, एक गजनी मूवी आई आमिर खान की। तो गांव गांव, गली गली, शहर शहर में बच्चों ने क्या कर दिया, जैसे गजनी में उसके ऊपर हेयर स्टाइल थी ना, एक बीच में लकीर, वैसी बना ली थी। ऐसा करके वो बच्चे खुश हो रहे थे कि मेरे को लोग क्या कहेंगे, अरे आमिर खान जा रहा है। अपना संबंध किससे स्थापित कर लिया, आमिर खान से। इसी प्रकार अगर गली या मोहल्ले का कोई क्रिकेट खिलाड़ी ये कहता है कि मैं सचिन तेंदुलकर की तरह खेलता हूं या सचिन तेंदुलकर मेरी तरह खेलता है, तो उसने अपना संबंध, अपनी पहचान किससे संबंध स्थापित कर लिया है, सचिन तेंदुलकर के। और राजनीतिक क्षेत्र में हम देखते हैं साथियों, अगर कोई छोटा मोटा किसी पार्टी का कार्यकर्ता होता है और किसी इवेंट में अगर प्रधानमंत्री के साथ उसने मंच शेयर कर लिया या फोटो मिल गया, तो अपने घर में आकर डाइनिंग हॉल में बहुत बड़ी फ्रेम में उस फोटो को लगाता है। आने जाने वालों को ये कहता है, देखो प्रधानमंत्री जी से मेरा डायरेक्ट संबंध है। यानी अपनी स्टेटस किसके आधार पर बढ़ाने का प्रयास करता है, किसी सफल व्यक्ति से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करता है। तो वो सारी की सारी साथियों किस में आ जाएंगे, तादात्म्यकरण। आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोई व्यक्ति जैसे ये आ जाए, एक बालिका है, एक लड़की है, वह किसी हीरोइन के गेटअप को धारण करती है, उसके जैसी ड्रेस पहनती है, उसकी जैसी साड़ी पहनती है, उसकी तरह बोलने की कोशिश करती है, उसके जैसे हेयर स्टाइल अपनाने की कोशिश करती है, यानी वो कॉपी कर रही है, तो वो क्या कर रही है, अपना संबंध उस हीरोइन से स्थापित कर रही है। तो वो क्या आ जाएगा साथियों, तादात्म्यकरण आ जाएगा। यानी अपनी पहचान किसी दूसरे के से, अपनी पहचान किसी दूसरे की पहचान से संबंधित करना। एक साथियों आती है डे ड्रीम, दिव्या स्वप्न। इसको कहा जाता है साथियों कल्पना तरंग, कल्पना तरंग, कल्पना तरंग। अच्छा ये छूट गया ना अपना औचित्य स्थापन, चलो अभी करेंगे। दिव्या स्वप्न यानी कल्पना तरंग। कल्पना तरंग क्या है साथियों, कल्पना तरंग इस रूप में समझे साथियों कि व्यक्ति दो जगत ले लेते हैं, एक तो वास्तविक जगत, वास्तविक संसार, और एक काल्पनिक संसार, काल्पनिक। जब व्यक्ति को अपनी कुछ ऐसी इच्छाएं जिनको इस वास्तविक संसार में पूरा नहीं कर सकता, तो कारण चाहे कुछ भी हो, उसमें वो हिम्मत नहीं है, उसमें वो ताकत नहीं है, या समाज की कुछ मर्यादाएं हैं, कोई भी कारण हो सकता है, उस वास्तविक संसार में उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता है, तो वह एक अपना काल्पनिक संसार बना लेता है और ख्वाब लेता है, कल्पनाएं करता है, और उन कल्पनाओं में अपनी उन समस्त इच्छाओं को पूरा करता है। इसलिए कल्पना तरंग, कल्पनाओं में गोता लगाता है भाई, तरंग गोता लगाता रहता है कल्पनाओं में, इसलिए इसे कल्पना तरंग भी बोल देते हैं। दिव्या स्वप्न, डे ड्रीम यानी दिन में सपने लेना, ख्वाब लेना। ऐसे जैसे एग्जाम्पल से कहूं, कोई मान लीजिए एक दिव्यांग बालक के पैरों से और वो दौड़ नहीं सकता है, तो वह क्या करता है, ख्वाब लेता है कि दौड़ की कंपटीशन हो रही है और मैं सबसे तेज दौड़ रहा हूं और उसमें प्रथम विजेता मैं ही आया हूं, लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं, लोग मेरे को ट्रॉफी दे रहे हैं, इस प्रकार की कल्पनाएं करके खुश होता है। इसी प्रकार से एक कोई कुरूप व्यक्ति है,
और वो उसकी शादी नहीं हो रही, उसकी कोई शादी करता ही नहीं है, उसकी शक्ल सूरत ऐसी है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, ख्वाब लेता है कि मेरे घर पे लोग आ रहे हैं, मैं रिश्तों को ठुकरा रहा हूं। फिर एक दिन क्या करते हैं कि एक दिन कैटरीना कैफ के घर वाले आ जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि साहब शादी कर लो। फिर कैटरीना कैफ के साथ मेरी शादी हो जाती है, मैं हनीमून पे साथ उसके घूमने जा रहा हूं। इस प्रकार की जो कल्पनाएं होती हैं वो डे ड्रीम होती हैं साथियों, दिव्या स्वप्न होती है। इसी प्रकार से एक बच्चा है जो पढ़ाई में बहुत कमजोर है, फेल हो जाता है, तो वह सपने लेता है, अर्थात ख्वाब लेता है और सोचता है कि मैं परीक्षा में लिख रहा हूं और सबसे अच्छा लिख रहा हूं और परीक्षा का रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट में मैंने पूरे राजस्थान में मेरिट में आया हूं, सबसे टॉप आया हूं, लोग मेरे ढोल बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, मेरा स्वागत कर रहे हैं, मेरा समारोह कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। इस प्रकार के जो ख्वाब लेता है साथियों, उसको कहा जाता है दिव्या स्वप्न। सीटेट में एक बार आया क्वेश्चन है, प्रेम में असफल प्रेमी, असफल प्रेमी है ना जिसको उसकी प्रेमिका नहीं मिली, तो वो क्या करता है, सपने में अपनी प्रेमिका से या उससे भी सुंदर किसी स्त्री के साथ प्रेम प्रसंग रचाता है। तो वो किस प्रकार की कर रहा है, दिव्या स्वप्न कर रहा है, कल्पना तरंग कर रहा है। उम्मीद करता हूं साथियों सभी समझ में आएंगे। अपन एक ये छोड़ गए थे औचित्य स्थापन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनलाइजेशन, जैसे कि इसे तार्किकीकरण भी कहा जाता है, तार्किकीकरण, तर्क संगतीकरण, या इसे ही साथियों कह दिया जाता है, आप कहेंगे युक्तिकरण। युक्तिकरण हिंदी में कई नाम आ जाएंगे, इंग्लिश में एक ही मिलेगा, रेशनलाइजेशन। तो देखिए तार्किकीकरण, युक्तिकरण या औचित्य स्थापन, इसमें क्या होता है साथियों, इसमें आप ये समझें, इसमें क्या होता है साथियों, इसमें व्यक्ति कोई तर्क का सहारा लेता है, ऐसा तर्क, ऐसा कोई बहाना बनाता है जिसको लोग स्वीकार कर लेते हैं। बहाना ऐसा होगा, उस बहाने को कोई नकार नहीं सकता है, ऐसा तर्क देगा, उस तर्क को कोई झुठला नहीं सकता है, और ऐसा करके वह अपने आप को ठीक ठहराने का प्रयास करता है, अपने आप को उचित ठहराने का प्रयास करता है। जैसे मैं संबंधित, इससे संबंधित जो लोकोक्ति है उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं साथियों, कि इससे संबंधित है, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। आप ये सीधा पूछा जाता है, अंगूर खट्टे हैं, लोकोक्ति का संबंध किस रक्षात्मक युक्ति से है, औचित्य स्थापन से। आपको ये स्टोरी समझने का प्रयास करें कि एक, मान लीजिए लोमड़ी है और अंगूर को वो खाने का खूब प्रयास करती है, खूब उछलती है, खूब उछलती है, अंगूरों को नहीं तोड़ पाती है, और फिर अपने मन को संतुष्ट करने के लिए कहती है खट्टे हैं, छोड़, खट्टे हैं। यानी कैसा तर्क, मान लीजिए इसको और अपन कल्पना बनाया, आगे खरगोश मिला, लोमड़ी मौसी अंगूर खाए क्या, तो कहती भाई खट्टे पड़े थे, नहीं खा लेती मैं तो। अब बताओ, उस बात को तो खरगोश भी ये नहीं कह सकता तोड़ नहीं पाई, वो कहेगी हाँ मौसी खट्टे थे तो कोई बात नहीं, नहीं खाए तो अच्छा रहा, खट्टे खाने के नहीं होते, मीठे मीठे खाने के होते हैं। तो कैसा तर्क दिया, ऐसा तर्क दिया जिस तर्क को लोग स्वीकार कर ले, जिस तर्क को लोग जुठला न सकें, जिस तर्क को लोग काट न सकें, और ऐसा तर्क देकर जिस स्थिति में व्यक्ति है उस स्थिति में अपने आप को ठीक ठहराने का प्रयास करता है। अंगूर नहीं खा पाई लोमड़ी, फिर भी ये ठीक ठहरा रही है कि ठीक हुआ मैंने नहीं खाए, नहीं खट्टे खा लेती तो मेरा गला खराब हो जाता। ये अंगूर खट्टे हैं। इसी को साथियों दूसरा कहा जाता है कि नींबू मीठे हैं, नींबू मीठे हैं। अब ये कहोगे ये क्या आ गया साहब, मीठे हैं, नींबू मीठे हैं। व्यक्ति जिस स्थिति में होता है उस स्थिति को ठीक ठहराता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, रोजाना अपने साइकिल के ऊपर जाता है 10 किलोमीटर पर अपने कार्यालय पे,
और उसके दोस्त सभी किस पे जाते हैं, मोटरसाइकिल पे जाते हैं, बाइक पे जाते हैं। अब उससे क्या कहा जाता है, कोई कहता है अरे यार तू भी बाइक लिया, अब बाइक लाने की उसकी स्थिति नहीं है, तो अपने आप को संतुष्ट करना, अरे नहीं नहीं यार साइकिल ठीक है, एक तो देखो इससे क्या होता है कि मेरा एक्सरसाइज हो जाती है, मुझे जिम नहीं जाना पड़ता है, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो मुझे जिम जाना पड़ेगा, जिम में मुझे खर्चा लगेगा और सुबह सुबह कौन जिम जाएगा, तो यार साइकिल ठीक है, नहीं इसमें खर्चा लगता है, तीसरी बात अगर ये खराब हो जाए तो इसको पकड़ के आसानी से लेके जा सकते हैं, मोटरसाइकिल यार खराब हो जाए तो उसको कहां लेके जाएं। तो इस प्रकार से वो क्या कर रहा है कि मेरी तो साइकिल ही मोटरसाइकिल से ज्यादा अच्छी है, अर्थात मेरे तो नींबू ही मीठे हैं। नींबू कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, लेकिन वो ये कहना चाहता है, मान लीजिए एक व्यक्ति के पास आम है और वो कहता है अरे भाई साहब आम खरीद लो ना, तो कहेगा नहीं नहीं यार नींबू खाने से व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता है, अर्थात मेरे तो जो आम जो गुण करता है वही गुण कौन कर रहा है, नींबू कर रहा है, अर्थात मेरे तो नींबू खट्टे नहीं है भाई, मेरे नींबू तो क्या है, मीठे हैं। तो चाहे आपसे पूछा जाए अंगूर खट्टे हैं, चाहे आपसे पूछा जाए नींबू मीठे हैं, इनका संबंध किससे है साथियों, इनका संबंध औचित्य स्थापन से है, युक्तिकरण से। जैसे और आपका एक एग्जाम्पल के तौर पे कहूं, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा साथियों कि इसमें और इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, किसमें, एक तो औचित्य स्थापन में और एक प्रक्षेपण में, प्रोजेक्शन में और ये रेशनलाइजेशन है, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखिए प्रक्षेपण में क्या था, दोष दिया जाएगा, दोष लगाया जाएगा, लगाया जाएगा किस पर, किसी दूसरे पर, किसी दूसरे पर, किसका, असफलता का, असफलता का दोष किसी दूसरे पे लगाया जाएगा। जैसे मैंने कहा था नाचने जाना है आंगन टेढ़ा, उस लड़की ने क्या कहा, मैं नाचना तो जानती हूं, मेरे में कमी नहीं है, पर मैं इसलिए अच्छा नहीं नाच पाई क्योंकि आंगन टेढ़ा है। दोष किसके ऊपर लगा दिया, आंगन के टेढ़ेपन के ऊपर। मैंने दूसरा उदाहरण दिया था कि एक बच्चा फेल होने के ऊपर कहता है भाई पास तो मैं भी हो जाता, पर उस मास्टर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। दोष किसके ऊपर लगा दिया, मास्टर के ऊपर लगा दिया, टीचर के ऊपर लगा दिया। यहां पर ध्यान रखना, जो लक्ष्य होता है, लक्ष्य होता है उसमें दोष नहीं निकाला जाता है। उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया उसका कारण कोई और होता है, उसका दोष किसी और दूसरे के ऊपर आरोपित किया जाता है। लेकिन जो औचित्य स्थापन है, औचित्य स्थापन में लक्ष्य में ही दोष निकाल दिया जाता है, दोष निकाल दिया जाता है, आरोप नहीं लगाया जाता है। जो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाए उस लक्ष्य को ही खराब बता दिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल पे दूं, कोई लड़का मान लीजिए कॉलेज में किसी लड़की को बहुत पसंद करता था और उस लड़की से उसकी शादी नहीं हो पाई, और उसका कॉलेज का कोई फ्रेंड कई सालों बाद में मिला और कहा अरे अरे तू तो उसके साथ तेरी शादी हुई कि नहीं, अरे बोले यार क्या बात करता है, अरे नहीं हुई तो अच्छी रहा यार, उस लड़की के तो बाद में मुझे पता लगा कई बॉयफ्रेंड थे। अर्थात जिस लड़की को प्राप्त नहीं कर पाया अब उस लड़की में ही कमियां निकाल रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसी उदाहरण कहूं, अगर उस लड़की से वह शादी नहीं कर पाता है और उसका दोस्त पूछता है और फिर कहता है अरे तेरी शादी हुई कि नहीं, जो कह अरे यार वो लड़की तो बहुत अच्छी थी लेकिन क्या करूं मेरे पिताजी माने ही नहीं, अब दोस्त किसके ऊपर लगा रहा है, पिताजी के ऊपर, तब तो ये आ जाएगा प्रक्षेपण। भाई लड़की तो अच्छी थी, लड़की को मैं प्राप्त करना भी चाहता था, लेकिन शादी किसने नहीं होने दी, मेरे पिताजी ने नहीं होने दी, तो यहां पिताजी क्या हो गए साथियों, दोषी हो गए। तो यहां पर साथियों प्रक्षेपण होगा। लेकिन अगर वो कहता है वो लड़की ही अच्छी नहीं थी, मेरे लायक नहीं थी, अच्छा हुआ उसके साथ मेरी शादी नहीं हुई, अगर शादी हो जाती तो मेरा जीवन नरक हो जाता, अर्थात उस लड़की में ही दोष निकाल रहा है। तो ये साथी होगा औचित्य स्थापन। जैसे कोई व्यक्ति आईएएस की प्रिपरेशन करे और अच्छे से कोशिश करे, 3-4 अटेम्प्ट दे और आईएएस नहीं बन पाए,
फिर उसका कभी कोई दोस्त मिले, अरे भाई साहब आईएएस बने क्या? अरे यार छोड़ यार, उस टाइम पे मुझे ज्ञान नहीं था, ये आईएएस होते हैं ना, ये तो नेताओं के तलवे चाटते हैं, इन नेताओं के जूते साफ करते हैं। अरे भाई अपन तो अपनी खुद का काम कर रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस है, किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अर्थात जिस चीज को प्राप्त नहीं कर पाए, जिस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, उसी में ही दोष निकाल देना साथियों क्या है? औचित्य स्थापन और प्रक्षेपण में ध्यान रखना। उस लक्ष्य को व्यक्ति लक्ष्य में दोष नहीं निकालता है, लक्ष्य तो व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, लक्ष्य को तो व्यक्ति अच्छा बताता है, लेकिन उस लक्ष्य को क्यों नहीं प्राप्त कर पाया, उस असफलता का दोष किसी दूसरे के सर पर रख देता है। उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियां समझ में आई होंगी, लेकिन अभी भी 7 से 8 अप्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्तियां और बची हुई हैं और उनको हम और आप बातचीत करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।